तो स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो लेक्चर में। ये हमारा सी लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 4 है। हमने अभी थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में क्या-क्या देख लिया है। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज का वेरिएबल और डेटा टाइप हमने अच्छे से देख लिया है और थोड़े बहुत नॉर्मल हमने प्रैक्टिस की है। क्लियर है? ये लेक्चर नंबर हमारा चौथा है, इसमें हम क्या देखेंगे? तो देखिए इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए डेटा टाइप हमने समझ लिया क्या होता है, वेरिएबल हमने समझ लिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, उनमें कुछ ऑपरेशन परफ़ॉर्म करना सीखेंगे। जैसे क्या होता है 2 चीज़ों पर हम क्या-क्या ऑपरेशन परफ़ॉर्म कर सकते हैं। कि 2 च देखिए इसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आती हैं, काफ़ी टाइप्स की ऑपरेटर्स होती हैं, उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर देखेंगे। प्रेसिडेंस ऑर्डर मतलब ये होता है कि अगर आप मैथ्स में पढ़े होंगे, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, मतलब पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करते फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? इसी टाइप से यहाँ पर भी उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर होती है कि पहले हम क्या कौन-सा ऑपरेटर परफ़ॉर्म करेंगे। क्लियर है? तो इन्हें हम पहले डिटेल में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कितने टाइप्स की ऑपरेटर होती हैं, फिर उनका हम प्रेसिडेंस ऑर्डर देखेंगे। देखिए ऑपरेटर्स में इसमें जैसे लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इनका काफ़ी जगह पर यूज़ किया जाता है, बिटवाइज़ मैनिपुलेशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इनमें हम ऑपरेटर्स देखेंगे, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर देखेंगे और उन पे बेस्ड हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? उसके बाद इसमें हम देखेंगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग हमने लास्ट लेक्चर में अगर एक आध क्वेश्चंस किया है तो ठीक है, नहीं तो हम इस लेक्चर में पूरी तरीके से टाइप कास्टिंग बहुत ही एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग 2 प्रकार से देखेंगे। क्या होता है कि जैसे हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कोई हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर ए को हम कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम एक इंटीजर को कैसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा टाइप कास्टिंग। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप कास्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि उसका डेफिनेशन, उसका थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल कहीं न कहीं से पूछ लिया जाता है। तो सारी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हैं, इससे थोड़ा-सा ना ज़्यादा ना थोड़ा-सा कम। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएँगी आपको कहीं न कहीं ये ध्यान में रखा जाएगा कि एक-आध क्वेश्चन इस ज़रूर इस टॉपिक से कहीं न कहीं आया हुआ है। क्लियर है? तो चलिए अपने इस चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। और इससे पहले एक बात, अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई-सा भी पीडीएफ चाहिए होगा, चाहे माइंड मैप हो, चाहे आपको पीडीएफ लिंक चाहिए होगा, चाहे तो ये जो हम स्लाइड पढ़ रहे हैं अगर आपको इसका भी नोट्स चाहिए होगा, तो पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो चलिए आज ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है सी लैंग्वेज का। इसमें हम क्या-क्या डिस्कशन करेंगे, तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी क्या होती है। जैसे हम मैथ्स में क्या करते हैं, मैथ में हम बोर्ड मास का रूल लगाते हैं, तो ठीक उसी तरीके से इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं ऑपरेटर्स के, उसे देखेंगे हम। और टाइप कास्टिंग देखेंगे। टाइप कास्टिंग मतलब होता है कि हम कैसे इंट से फ्लोट डेटा टाइप में चले जाते हैं और फिर फ्लोट से हम कैसे इंट में चले जाते हैं। तो ये होता है हमारा टाइप कास्टिंग, कैसे हम डेटा टाइप चेंज करते हैं और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो चलिए हम आगे देखते हैं अब। और देखिए ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स वो होता है जो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। और एक्शन मतलब कुछ प्लस हो गया, माइनस है और डबल इक्वल है और ये डिवाइडर है, ये परसेंट है। तो ये सभी जो हैं ये कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इनको हम ऑपरेटर्स बोलते हैं। देखिए क्या है, ऑपरेटर्स इज अ सिंबल, क्योंकि ये सिंबल ही है ये सभी, ये प्लस का सिंबल है, ये माइनस का सिंबल है। टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन, कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन, ऐसा नहीं है कि प्लस कोई और ही कर लेगा, प्लस केवल और केवल यही कर सकता है। तो ये इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्क है। तो स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होते हैं? ऑपरेंड वो होते हैं जिस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, ए प्लस बी। तो ये ऑपरेशन है प्लस, और ए और बी क्या है? ऑपरेंड हैं। और हमारा प्लस क्या है? ये ऑपरेटर है। तो आपको समझ में आ गया कि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेटर क्या है और ऑपरेंड क्या है। ये दोनों ए और बी ये दोनों ऑपरेंड हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये रहे हमारे ऑपरेटर्स। ये कुछ इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर होती है। पहले हम एक एक का देख लेते हैं एग्जाम्पल कि ये क्या होते हैं। इसके बाद जब हम पूरा पढ़ लेंगे तो इनका हम एक ऑर्डर देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये एक ऑर्डर में होते हैं, कि किनकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, किनकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है। तो क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बिटवाइज ऑपरेटर और
ये टर्नरी ऑपरेटर, इसे हम यहाँ पर तो पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छा रहता है कि जब हम इफ़ एल्स कंडीशन में पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देंगे इसे, बाकी हम पढ़ेंगे इसे अगले लेक्चर में। इसके बाद आता है यूनरी ऑपरेटर्स, इसे अभी हम देखेंगे आगे। देखिए क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। इसमें प्लस प्लस होता है, यानी प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। इसे हम आगे देखेंगे। अभी यहाँ पर थोड़े थोड़े एग्जांपल्स हैं, इन्हें हम आगे डिटेल में देखते हैं। ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में ये आ जाते हैं, और रिलेशनल में ये आते हैं, और लॉजिकल में ये आते हैं, और बिटवाइज में ये आते हैं। एक्सॉर एक्सॉर आता है इसमें। और ये है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर को हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट में। यहाँ बस थोड़े से इंटर देख लेंगे उसका, क्योंकि इसके भी अंत में ऑपरेटर लगा हुआ है। तो चलिए हम इसको आगे हम डिटेल्स में देखते हैं। ये हमारा है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हमारा है पहला। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? यूज टू परफॉर्म द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जैसे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्लस होता है, माइनस होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर ये डिवीज़न होता है, और फिर यहाँ मॉडुलस होता है। देखिए, इस ये सब तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे कि हम एक एक का सबका एग्जांपल करके देखते हैं और इसका आंसर क्या आता है। जैसे ए इक्वल टू अगर हमारे पास 5 है, और बी इक्वल अगर हमारे पास 2 है, तो इन पे हम सभी का ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। अगर हम ए प्लस बी करें, तो आपको पता है इसमें 7 आएगा। अगर हम ए माइनस बी करें तो क्या आएगा? तो 3 आएगा। अगर हम ए इंटू बी करें तो हमारे पास 10 आने वाला है। अगर हम यहाँ पर ए डिवीज़न बी करें तो क्या आने वाला है? तो देखिए, ये डिवीज़न क्या करता है, ये ओनली ओनली इंटीजर वैल्यू देता है। इंटीजर, केवल और केवल इंटीजर देता है। अगर ये डिवाइड करने पर अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो यहाँ पर 2.5 आएगा। लेकिन ये 0.5 गायब कर देता है, ओनली 2 रिटर्न करता है ये। बस इसका यही यही रूल है। ये केवल और केवल क्या करता है? 2 रिटर्न करता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। और यहाँ पर मॉडुलस क्या है? ये मॉडुलस केवल और केवल रिमाइंडर रिटर्न करता है। मॉडुलस जैसे ए इक्वल टू है 5, बी इक्वल टू है 2, तो जब हम ए मॉडुलस बी निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? रिमाइंडर बच करके कितना आता है? 1। तो केवल और केवल 1 वैल्यू इसकी आएगी। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि हम इसका बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, इसका तो यूज़ करते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल रिमाइंडर आता है बच करके। तो चलिए हम इसे हम वी एस कोड में कोड करते हैं, देखते हैं कि क्या ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं है। तो चलिए हम ओपन करते हैं अपना वी एस कोड, इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स में देखेंगे, कोड कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर क्लियरिटी हो जाएगी हमें। तो चलिए हम इसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर ए को हमने डिक्लेयर किया, यहाँ पर हम ए लिखते हैं। ए को हमने असाइन कर दिया वैल्यू 5, और कॉमा दिया हमने, बी को कर दिया हमने, बी को भी कर देते हैं हम 2। और यहाँ पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर हमने असाइनमेंट कर दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे हम करते हैं प्रिंट कर देते हैं। तो प्रिंटफ है हमारा। प्रिंटफ में हम लेंगे यहाँ पे %d, और %d, एक सेकेंड, %d, और इसमें हम क्या करेंगे %d के बाद? इसमें हम करेंगे ए डिवीज़न बी करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। ए डिवीज़न बी करेंगे, और हम क्या करेंगे? ए मॉडुलस बी करेंगे। ए मॉडुलस, ओ नो, ए तो नहीं छपा, ए मॉडुलस बी, और हम प्रिंट करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर आता है। तो इसमें दो वैल्यू है, तो उसको दोनों को हम % d करेंगे यहाँ पे, ताकि दोनों प्रिंट हो पाए। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पे सेव, और हम करते हैं यहाँ पे रन। तो हमने किया कोड को रन, देखते हैं क्या आता है। एक में देखिए 2 आया, और एक में देखिए 1 आया। और यही सिमिलर मेरा भी आंसर था, जो हमने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व किया था। एक में तो आंसर 2 आ गया था, लेकिन एक में आंसर 1 ही आया था। तो ये है कि ये केवल रिमाइंडर देता है, और ये हमारा क्या करता है? केवल और केवल इंटीजर वैल्यू देता है। डिवाइड होने के बाद जो भी हमारा डिवाइडेंट आता है, उसका केवल और केवल ये इंटीजर वैल्यू देता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।
आगे हम चलते हैं। यहाँ पर तो हमने एग्जाम्पल इसका देख लिया। इम्पोर्टेंट तो हमारा यही है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, आपको ज़्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। ये है हमारा मॉडुलस। ये मॉडुलस क्या करता है? रिटर्न ओनली रिमाइंडर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न ओनली रिमाइंडर। और ये क्या करता है? ओनली इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं डिवीज़न ओनली इंटीजर। ओनली इंटीजर्स थोड़ा सा मीनिंग इसमें मीनिंग मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि उतना ज़्यादा हमारे पास क्लैरिटी नहीं रहती कि हम पूरा सही ही लिखेंगे। वैसे भी हम गलतियाँ करते ही रहते हैं मीनिंग में। तो ये है, ये दोनों को आप याद रखिए, बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। अब आगे चलते हैं हम। रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं? यूज टू कंपेयर वैल्यूज़। जब हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना होता है कि वो ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, नॉट इक्वल है, क्या नहीं है, तो आपको पता ही होगा इन सब का यूज़ कैसे करते हैं। जैसे मैथमेटिकल्स टू में करते हैं कैलकुलेशन में, सेम वैसा यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है हमारा ग्रेटर देन, ये है हमारा लेस देन का। कि अगर हम फिर से एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हम दो वैल्यूज लेंगे, हम a इक्वल टू 5 लेंगे, b 5 अच्छे से लेते हैं, और फिर v इक्वल टू लेंगे हम यहाँ पर 2। तो यहाँ पर फिर देखेंगे हम क्या हमारा a, और देखिए अगर यहाँ पर क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, तो जहाँ कंपेयर करते हैं वो इसका वैल्यू ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है, या यस आता है या तो नो आता है। तो रिलेशनल में अगर ट्रू आया तो ट्रू की वैल्यू जो हमें रिटर्न करता है कंप्यूटर, वो 1 रिटर्न करता है। अगर वो फॉल्स वैल्यू आता है तो फॉल्स के लिए जो कंप्यूटर रिटर्न करता है वो 0 करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये हम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर हम a ग्रेटर देन b करते हैं तो ये वैल्यू ट्रू है। इसके लिए कंप्यूटर क्या रिटर्न करेगा? हमें 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है। क्योंकि देखिए a तो ऑलरेडी ग्रेटर है। अब हम b के लिए ट्राई करते हैं। b अगर ग्रेटर देन a लिख दें तो यहाँ पर वैल्यू फॉल्स है तो 0 आएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स, ये वैल्यू हमारी फॉल्स है। अब देखिए, ये है इक्वल टू। जैसे कि मैथमेटिकल्स में हम इक्वल कैसे लगाते हैं? एक लिखते हैं इक्वल, तो ये यहाँ पर असाइनमेंट माना जाता है। यहाँ पर इक्वल करने के लिए डबल इक्वल लगाना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें a की वैल्यू अगर 2 है, b की भी वैल्यू अगर 2 ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? a इक्वल b। तो यहाँ पर a इक्वल b। तो ये इसका जो हमें आंसर रिटर्न करेगा कंप्यूटर, वो 1 रिटर्न करेगा, क्योंकि ये ट्रू है। और यहाँ पर नॉट इक्वल, तो इस केस में हम यहाँ पर कह सकते हैं a नॉट इक्वल b। यहाँ पर a b के इक्वल नहीं है। इतना बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है। a की वैल्यू है हमारा 10, b की वैल्यू है 20। तो यहाँ पर 20 ग्रेटर देन 10 होगा, ये ट्रू है। तो इसकी वैल्यू हमें क्या रिटर्न करेगा? इसकी वैल्यू हमें रिटर्न 1 करेगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर हमें जो जब ये प्रिंटर आएगा तो ये 1 आएगा। इसे आपका अपने वी एस कोड में रन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ रन HW। इसे आप अपने कंप्यूटर में रन करेंगे, देखते हैं क्या रन होता है कि नहीं होता है। आप आप इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका ये प्रोग्राम रन हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हुआ दूसरा ऑपरेटर। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारा हुआ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में हम, ये हमारा तीसरा है, और हम इसमें एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, ये हमारा एंड ऑपरेटर है। ये डबल एम्परसेंट एंड ऑपरेटर होता है। अब हम पहले देख लेते हैं एंड ऑपरेटर क्या होता है। इसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंबाइंड मल्टीपल कंडीशन। अगर दो कंडीशन हुआ कि ये और वो, जैसे होता है ना कि ये भी कंडीशन है वो भी कंडीशन है, तो दो कंडीशन के बीच में आपस में कंपेयर किया जाता है, कंबाइन किया जाता है कि दोनों होंगे तो क्या होगा, अगर एक ही होगा तो क्या होगा। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर हम एंड के, ये डबल एम्परसेंट है। डबल एम्परसेंट किस तरीके से काम करता है? देखिए, अगर हम बात करें कि दो कंडीशंस की, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c। ये जैसे कि होता है ना एंड, ये एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में क्या होता है? एक सेकंड, हम इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये एम्परसेंट अच्छा नहीं बना, फिर से अच्छा नहीं बना, और अच्छा बनाते हैं, अब सही लग रहा है कुछ। देखिए, अगर ये ट्रू है
देखिए ये कब ट्रू रिटर्न करता है इस बारे में समझिए आप पहले। इसे हम 1 मानते हैं, इसे हम 2 मानते हैं, ठीक है? और देखिए यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये 1 रहा और ये 2 रहा, ठीक है? और यहाँ पर हम रिज़ल्ट देखते हैं जो हमारा आउटपुट देता क्या है ये, तो यहाँ पर हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं, तो ये रहा हमारा आउटपुट, ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू रहा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये और ये एंड का मतलब ही होता है और, इसे आप ऐसे समझिए और। तो देखिए ये और वो, अगर ये ट्रू हुआ, ये ट्रू हो गया, अगर ये फॉल्स हो गया, तो ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, तो हमारी आउटपुट भी वैल्यू फॉल्स ही होगी, क्योंकि दोनों हमारे लिए इस कंडीशन में दोनों ट्रू होने चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। क्योंकि ये और ये या नहीं है बीच में, अगर यहाँ पर या होता तो यहाँ पर ये या ये, तो इसमें से होता नहीं कि ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से अगर एक भी हो गया तो चलो ठीक है। तो यहाँ पर अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ये ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स हो गए तो ऑलरेडी इसका फॉल्स ही आंसर आएगा। तो इस कंडीशन में आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे वर्क करता है। ये हमारा हुआ एंड ऑपरेटर। और नॉट कैसे काम करता है, कैसे काम करता है ये देखिए। नॉट थोड़ा सा अच्छा है, यहाँ पर हम और लगाना भूल गए, तो और का साइन ये होता है, और यहाँ पर हम और के लिए यहाँ पर और लिख देते हैं, ठीक है? अब देखते हैं हम और कैसे काम करता है। और के लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और ऑपरेटर का, ये हमारा है और ऑपरेटर, इसका जो सिंबल अब है ये है। देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं हम a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 2, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं कि और ऑपरेटर वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पर हम और का सिंबल लगाते हैं, a ग्रेटर देन b लगाते हैं, और हम लगाते हैं b इज़ लेस देन c, ये लगाते हैं। तो इन इन इस कंडीशन में ये हमको क्या रिटर्न करेगा, देखिए ये वैल्यू क्या है हमारा, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको हम यहाँ पर 1 दे देते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर दे देते हैं हम आउटपुट, कि क्या आउटपुट आने वाला है यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए पहली वैल्यू हमारी ट्रू है, क्योंकि 5 ऑलरेडी 3 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू हमारी ट्रू हो जाएगी। बट ये देखिए क्या ये वैल्यू हमारी सी से 3 3 लेस देन है क्या 2 से, नहीं, तो ये वैल्यू फॉल्स होगी। लेकिन इसका आउटपुट ऑलरेडी ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि ये या ए, देखिए यहाँ पर या मान लेते हैं इसे, ये या ये दोनों में से एक भी हुआ ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ट्रू के लिए क्या रिटर्न करता है कंप्यूटर हमारा, 1 रिटर्न करता है। और अगर दोनों के दोनों फॉल्स हुए तो ही जा कर के ये फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज ये हमेशा ट्रू ही रिटर्न करता है। ट्रू हुआ, दोनों ट्रू हुए तो भी ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, तो ट्रू के लिए 1 होता है। अभी ये पूरी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नॉट ऑपरेटर पे, क्योंकि अभी तो हमने नॉट को देखा ही नहीं। तो नॉट क्या करता है, नॉट टोटली अपोजिट कर देता है। नॉट किस तरीके से वर्क करता है, देखिए हमारा है नॉट, नॉट होता है एक्सक्लेमेटरी। अगर कोई वैल्यू ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, केवल और केवल एक ही पे वर्क करता है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी है, मान लेते हैं 1 है यहाँ पे, 1 नहीं, यहाँ पर ट्रू ले लेते हैं, तो इसका आउटपुट क्या कर देगा, अगर हम इसको लगा देंगे इस ऑपरेटर को, तो ये फॉल्स कर देगा। अगर कोई फॉल्स है तो उसे ट्रू कर देगा, बस यही काम करता है ये। ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा, बस इतना ही काम है इसका नॉट का। ये हमारा है दूसरा, ये हमारा है तीसरा। बस ये अभी हमको पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। जब हम इसे और क्वेश्चन में जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें क्लैरिटी होती चली जाएगी। बाकी इसमें इतना ही है कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, अगर ट्रू रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स रहेगा तो ट्रू कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम देखना चाहेंगे तो एक ब्रैकेट ले लेते हैं, और इस ब्रैकेट में हम यही वैल्यू सेम लिख देते हैं। जैसे कि हम लिख दिए ए ग्रेटर देन बी, एंड एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, बी इज़ ग्रेटर देन सी। अगर इसकी वैल्यू हमको मान लेते हैं रिटर्न करके फॉल्स आ गई है, फॉल्स मतलब ज़ीरो, तो इसके हम आगे लगा देते हैं नॉट, नॉट लगा दिए, तो ये अब ये वैल्यू फॉल्स तो हुई थी, लेकिन हमें नॉट लगाने की वजह से ये वैल्यू ट्रू हो गई अब। तो ये यहाँ पर इसका हम बहुत जगह यूज़ करते हैं कि हम आगे यहाँ पर नॉट लगा देते हैं कि अगर ये नहीं है तो क्या हुआ होगा। अगर ये फॉल्स तो है, लेकिन नॉट लगाने के कारण ये वैल्यू ट्रू हो गई यहाँ पे। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। आगे हमारा है असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट है हमारा फोर्थ।
असाइनमेंट किस तरीके से वर्क करता है, देखिए। अब हम मान लेते हैं कोई हमारी वेरिएबल है ए और हमने यहाँ पर लिखा 10। तो कैसे मान लें कि ए की वैल्यू 10 है, तो ये जो बीच में असाइनमेंट लगा हुआ है इसे ही हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता ही है बॉक्स। तो बॉक्स हमारा ये ए है और इसमें वैल्यू हमारा जो स्टोर है वो 10 है। वो 10 किस टाइप का वैल्यू है अभी हमें नहीं पता है, क्यों? क्योंकि हमने आगे यहाँ पर डेटा टाइप नहीं लगा रखा है इसका। जैसे ही हम डेटा टाइप यहाँ पर लगाएंगे, अगर यहाँ पर हम फ्लोट लगा दिए तो ये वैल्यू फ्लोट हो जाएगी। फ्लोट होने के लिए अपने से ये क्रिएट कर लेगा 0 0 0 0 0 0। अगर हमने यहाँ पर इंट लिख दिया तो ये केवल और केवल 10 रह जाएगा। अगर हमने कैरेक्टर लिख दिया तो इसमें इसका वैल्यू इसकी स्टोर हो जाएगी। अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पर ये वेरिएबल है। ये हम जो लिखे हैं इक्वल, इक्वल का साइन यही होता है हमारा असाइनमेंट, यूज टू असाइन अ वैल्यू। तो अगर हमें किसी वेरिएबल में किसी वैल्यू को असाइन करना होता है तो हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म है, ये तो हमें समझ में आ गया असाइनमेंट कैसे काम करता है। एड एंड असाइन, ये क्या है? ऐड भी हो जाएगा और असाइन भी हो जाएगा। कैसे? देखिए, अगर हमको मान लेते हैं कि ए में हमें प्लस करना है 10 को, ए में ए को भी स्टोर करना है और ए में 10, अगर हमको मान लेते हैं 5 प्लस भी करना है, तो हम ऐसे लिख देते हैं। इसका जो हमें फुल एक्सप्लेनेशन क्या होता है, मतलब जो एक्सपेंड करके अगर हम लिखें तो क्या होगा, तो हमें होगा ए, यहाँ पर हम लिखेंगे ए प्लस 5। मतलब ए की जो वैल्यू है 10 वो तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, और जो हमें 5 अलग से हम ऐड करेंगे यहाँ पे, तो इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देते हैं हम कभी कभी। तो जो हमें नया जो हमारा ए बनकर आएगा उसमें क्या कितना स्टोर होगा हमारा, तो 15 स्टोर होगा, क्योंकि ए तो ऑलरेडी है, इसमें हमने 5 ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो नया वाला ए है हमारा ये रहा। अब हम जैसे कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एंड असाइन किया है यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 2 अगर कम करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी a की वैल्यू थी वो और माइनस हो गया 2, तो इसमें अब जो नया a बचा उसमें कितना स्टोर है हमारा, तो पहले 10 था, अब 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर हमारा 8 वैल्यू बचा। तो अब जो नया a आएगा वो हमारा 8 होगा। तो इसे हम कर देते हैं यहाँ पर हमारा पहला रूल, दूसरा, तीसरा। अब देखते हैं एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, तो वही है कि ए की वैल्यू अगर 10 है और इसमें अगर हम 5 को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं आगे। ये ऑपरेटर्स तो हमको समझ में आ ही गया है। अब इसे एग्जाम्पल समझेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। और यहाँ पे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर्स तो हमने देख रखा है, यहाँ पर हमको लगता है 2 बार ये प्रिंट हो गया है, तो इसे हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये हमारा आई गेस 6 नंबर है ना, ये देख लेते हैं। ये 4 नहीं 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 5। तो हमारा ये इंक्रीमेंट है, ये आई यहाँ पर छूट गया है। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देखिए। ये हमारा प्लस प्लस करते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाता है, माइनस माइनस करते हैं तो डिक्रीमेंट हो जाता है। ये मोस्ट पॉपुलर है हमारा जब हम लूप का यूज़ करेंगे। इसे आप अच्छे से यहाँ पढ़िए, क्योंकि जब भी हम लूप का यूज़ करेंगे तब हम इस ऑपरेटर का बेहद यूज़ कर रहे होते हैं। मतलब हर स्टेप में इसका यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इसका क्या मतलब होता है, देखिए। जब हम किसी वैल्यू को हम 1 से घटाना चाहते हैं, जैसे हम फिर से एग्जांपल लेंगे, a की वैल्यू अगर 10 है, अगर हम इसको -1 करना चाहते हैं, तो या फिर हम ऐसे कर सकते हैं a माइनस इक्वल टू 1, तो वही हो जाएगा a, और a -1 हो जाएगा। या तो हम ऐसे करें, या तो हम अगर हम 1 घटाना चाहते हैं इसमें से, मतलब 1 माइनस करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो पहला है तो ऐसे कर सकते हैं, दूसरा ऐसे कर सकते हैं, तीसरा और एक रास्ता है। तीसरा क्या है, तीसरा हम a माइनस माइनस कर दें, तो भी हमारी एक वैल्यू ये घट करके अब जो इसकी जो रियल वैल्यू होगी वो 9 होगी। इस कंडीशन में भी 9 होगी, इस कंडीशन में भी 9 होगी। लेकिन ये पहले क्या है कि a की वैल्यू पहले तो 10 थी, अब घट करके 1 घट गई तो यहाँ पर 9 हो गया। और देखिए, अ, इसमें अगर हम ए को ऐड करना है, तो अगर हमें एक ऐड करना है तो भी हम इस तरीके से 3 परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। जैसे हम कहाँ पर समझते हैं, इधर हम ले लेते हैं यहाँ पे।
नहीं, यहाँ पर हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, केवल केवल डिक्रीमेंट का। अब हम इंक्रीमेंट के लिए एक पेज आगे चलते हैं, यहाँ पर हम चलते हैं डिक्रीमेंट के लिए। देखिए, अगर हमें इंक्रीमेंट करना है, अगर हमें, तो ए की वैल्यू मान लेते हैं 10 है, तो अगर हमें एक ऐड करना है तो 1 प्लस 1 कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हम और भी कर सकते हैं, तो ए प्लस 1 कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। यहाँ पर भी ए की वैल्यू 11 हो जाएगी। और एक और तरीका है, ए प्लस प्लस कर दें। अगर ए प्लस प्लस कर दें तो इसकी वैल्यू भी 11 हो जाएगी। तो ये जो प्लस प्लस काम करता है वो एक से वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, और जो यहाँ ए माइनस माइनस है एक से वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ये इम्पोर्टेंट है। ये रहा हमारा जो ऑपरेटर है। आप समझते हैं टाइप्स क्या है इसकी, कि प्री इंक्रीमेंट क्या है और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, कि जो वैल्यू थी, जो ए की वैल्यू थी, अगर इस कंडीशन में देखेंगे तो भी वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी, और इस कंडीशन में देखेंगे तो भी हमारी वैल्यू 11 हो जाएगी। ये है क्या, देखिए ये कंडीशन क्या है, यहाँ पर समझते हैं। इसे हम समझते हैं कि ए की वैल्यू जो हमारी 10 थी, पहले अगर हम प्लस प्लस लगा देते हैं तो यहाँ पर हम 10, यहाँ पर हम 11 लिखते हैं। तो इसमें देखिए इस कंडीशन में क्या हुआ, कि पहले ए की वैल्यू 1 से बढ़ी है, फिर जा कर के 11 हुआ है। पहले बढ़ी है ए की वैल्यू, ए में पहले ऐड हुआ है, तब जा कर के ये 11 हुआ है यहाँ पे। और अगर हम ए प्लस प्लस करते हैं तो पहले ये वैल्यू ए जो थी वो 10 थी, बाद में उसमें एक ऐड हुआ है। मतलब देखिए, अगर ये ए 11 है, तो 11 में अगर हम प्लस प्लस करते हैं, जैसे 11 प्लस 1 करते हैं, एक सेकेंड, हम इसमें कैसे इसको समझा सकते हैं। दोनों में वैल्यू हमारी सेम हो जाती है, बट देखिए हम इसको एग्जांपल से और क्लियर करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, अगर हम ए प्लस प्लस करते हैं तो पहले वैल्यू हमारी ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, प्लस हुआ है, फिर उसके बाद में ए की वैल्यू बढ़ी है। और अगर हम ए प्लस प्लस करते हैं तो फर्स्ट पहले ये पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब कि पहले ए की वैल्यू है, फिर उसके बाद में बढ़ा हुआ है, ए में एक ऐड हुआ है। तो इसे हम बोलते हैं प्री प्री इंक्रीमेंट, और इसमें बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट। ये बात समझ में आ गई, कि जब हम ए प्लस प्लस करते हैं, जब हम बाद में यूज़ करते हैं तो भी बोलते हैं हम पोस्ट, और अगर हम पहले इंक्रीमेंट कर दिए हैं तो इसे बोलते हैं प्री। इसका एग्जांपल अच्छा, एक हम एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कि क्या है इसमें। देखिए, पहले जैसे अगर हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, आपको प्रोग्राम तो आ ही गया होगा अब अच्छे से। अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये है क्या असली। देखिए, अगर हम 15 लिखे हैं, अगर हम प्रिंट करना चाह रहे हैं ए प्लस प्लस, और एक बार हम प्रिंट करना चाह रहे हैं प्लस प्लस ए, तो इन दोनों में क्या होगा देखिए, पहले प्रिंट हो गया है, उसके बाद ऐड हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें आएगा वो 15 ही आएगा। यहाँ पर हमारा जो वैल्यू हमारी ए की आएगी वो 15 ही आएगी, और उसके बाद में यहाँ पर ऐड हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ पर ये वैल्यू 16 इसकी हो चुकी है। अब जो बाद में हमारा यहाँ पर आएगा, जब हमारा कंपाइलर रन करते हुए, तो ये पहले फिर से ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर जो हमारी ए की वैल्यू होगी वो 17 होगी। चलिए इस कंसेप्ट को हम रन करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या कंसेप्ट है। तो चलिए अब हम करते हैं, यहाँ पर वीएस कोड ओपन करते हैं, और यहीं पे हम लेते हैं एग्जाम्पल। हम ए की वैल्यू 5 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 ही रहने देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम करते हैं ए करते हैं हम प्लस प्लस, और इसे हम करते हैं कट, और हम करते हैं यहाँ पे प्लस प्लस ए। तो देखिए, पहले ए प्रिंट हुआ, उसके बाद ए की वैल्यू बढ़ी, और ए की वैल्यू बढ़ गई, उसके बाद ये प्रिंट हो रहा है। तो जो पहला वाला आंसर होगा हमारा कंडीशन के अनुसार, हमारा पहला वाला तो 5 ही आना चाहिए, दूसरा 7 आना चाहिए। चलिए हम रन करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या कंसेप्ट हुआ। तो देखते हैं ये दोनों, अच्छा ओके ओके, यहाँ पर हमें 6 आया है, तो इसे हम पहले यहाँ पर हम एक एम% और रन कर देते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर एक ही हुआ था, इसलिए हमें एक ही प्राप्त हुआ था ना। तो अब चलते हैं, रन करके देखते हैं। अब देखिए, पहला हमारा जो है वो 6 हुआ, कि जो ए की वैल्यू है पहले तो 6 हुआ, फिर उसमें से एक जा करके बढ़ गया, तो ये हमारे हिसाब से ए की वैल्यू 7 हो गई। तो
इस हिसाब से तो ये 5 होनी चाहिए, फर्स्ट इंक्रीमेंट एंड देन 7, पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर जा कर के यूज़ हुआ। तो ठीक है, देखिए चाहे पहले इंक्रीमेंट हो चाहे बाद इंक्रीमेंट हो, अगर हम ए प्लस प्लस अगर बाद में लगाते हैं तो इसे बोलते हैं हम प्री इंक्रीमेंट बोलते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट बोलते हैं। अगर हम पहले लगाते हैं ए प्लस प्लस तो उसे हम बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारा जो ए की वैल्यू थी वो 5 थी, उसमें अगर प्री इंक्रीमेंट हुआ है तो 7 हुआ है, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट हुआ है तो ये 6 हुआ है। अभी ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं। ये कंसेप्ट ठीक है, बट ये वाली वैल्यू हमारी 5 ही रह गई। ये थोड़ा सा हमको समझ नहीं आया कि कंसेप्ट क्यों ढीला रह गया यहाँ पे। तो ये वाली वैल्यू भी हमारी 16 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी 17 हो जाएगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको हम ये करते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी 16 हो जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी 17 हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू ऑलरेडी बढ़ चुकी है, क्योंकि स्टोर तो यहीं में हुआ है। तो ये वैल्यू हमारी 16 आएगी और ये वैल्यू हमारी 17 आएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर जनरली यहाँ का ये टॉपिक नहीं है, इसे हम आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ रहे होंगे तो। क्योंकि यहाँ पर देखिए कंडीशंस चेक हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पर भी इसे डिटेल में समझेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट कर दो, अगर ट्रू नहीं है तो ये प्रिंट कर दो। तो यहाँ पर कंडीशंस चेक हो रही हैं, जबकि हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसे हम यहाँ पर स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर प्रेसिडेंस ऑर्डर आ गया है। प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है इसे हम अच्छे से क्लियर समझते हैं। यहाँ पर पहले देख लेते हैं बिट वाइज ऑपरेटर क्या है। तो यहाँ पर हमने बिट वाइज ऑपरेटर को ऑलरेडी कवर कर लिया है कि यहाँ पर एंड क्या होता है और क्या होता है, एक्सोर क्या होता है, और हमने पढ़ लिया है, एंड भी पढ़ लिया है। यहाँ पर एक्सोर देख लेते हैं, एक्सोर क्या होता है, तो एक्सोर पावर होता है, इसे आप देख लेंगे। थोड़ा सा ये एडवांस टॉपिक है, बाकी हमारे एग्जाम में नहीं आता है कभी भी एक्सोर एक्सोर, तो इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या है कि यहाँ पर सबसे लो है प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी इसकी होती है। एक सेकंड पेन चेंज करते हैं। देखिए सबसे लो प्रायोरिटी इसकी होती है, जो कॉमा वामा होते हैं, असाइनमेंट होते हैं, प्लस माइनस इस टाइप से होते हैं जो। और जब सबसे हाई हाई प्रायोरिटी होती है वो होती है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में होती है जो प्लस प्लस होता है, फिर माइनस माइनस होता है, यहाँ पर पॉइंटर्स होते हैं, एंड होता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, ये जो प्लस माइनस इस टाइप से होते हैं। तो इसे हम एक क्वेश्चंस के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं कि ये किस टाइप से ये ऑपरेटर्स वर्क करता है। बाकी आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये आ जाता है, कभी कभी क्या जनरली ये पूछा ही जाता है जब भी ऑपरेटर्स आता है, तो उसके साथ अगर आप प्रेसिडेंस ऑर्डर भी लिखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपके लिए। तो चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे, और वो क्वेश्चंस क्या है देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। तो वो क्वेश्चंस कुछ ऐसा है, पहले यहाँ पे देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन है हमारा 10 + 5 2 इज ग्रेटर देन 20 एंड 6 + 4 इज इक्वल टू 10। तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वही प्रेसिडेंस ऑर्डर का यूज़ करेंगे यहाँ पे, फिर अभी चलते हैं हम पीछे। तो यहाँ पर क्या है, पहले मल्टीप्लाई है, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम प्लस है माइनस है, तो नीचे से जाएंगे, क्योंकि देखिए जो हाई ऑर्डर वाले हैं वो सबसे नीचे ही लाई कर रहे हैं। तो हम नीचे से ऊपर चलेंगे, तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर करेंगे हम यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पर करेंगे ग्रेटर देन 20, एंड यहाँ पर हम करेंगे 4 + 6 + 4 इक्वल टू एंड 10। अब क्या करेंगे हम, ये अभी फिर भी हमारा यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, क्योंकि इसके बाद तो प्लस ऑपरेटर ही था। तो प्लस हम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा 20 इज़ ग्रेटर देन 20, और एंड ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 10। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, अब तो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर ही है। तो क्या 20 ग्रेटर देन 20 हो सकता है, तो 20 ग्रेटर देन 20, तो ये हमारा क्या हुआ, फॉल्स हुआ। और ये क्या हुआ हमारा,
10 इज इक्वल टू 10, क्योंकि हमारा डबल इक्वल कहाँ पे होता है, इक्वल टू के लिए। तो ये हमारा ट्रू हुआ, एक फॉल्स हुआ एक ट्रू हुआ। तो फॉल्स के लिए क्या होता है हमारा 0, और ट्रू के लिए हमारा होता है 1। और यहाँ पर है लगा हुआ है एंड ऑपरेटर। तो एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो इस कंडीशन के अनुसार तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारी एंड ऑपरेटर है, दोनों ट्रू है नहीं, तो इस कंडीशन में ये क्या देगा, अपना फॉल्स देगा ये। अगर ये फॉल्स दे दिया तो इसका मतलब रिजल्ट हमारा ज़ीरो आने वाला है इसका, क्योंकि फॉल्स के लिए तो ऑलरेडी ज़ीरो होता है। तो चलिए अब हम इसे वीएस कोड में करके देखते हैं इस प्रोग्राम को, क्या ये रन हो रहा है कि नहीं अच्छे से। तो चलिए अब हम करते हैं अपना वीएस कोड ओपन, और हर बार हम आएंगे अपने वीएस कोड में, और हर बार हम कुछ ना कुछ प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं इस बार रिज़ल्ट, कि हमारा रिज़ल्ट कुछ कुछ आने वाला है। रिज़ल्ट में क्या है, रिज़ल्ट में है पहले है 10 प्लस, 10 में हम करेंगे कुछ कुछ प्लस करेंगे। और हम यहाँ पे करेंगे क्या था हमारा 5 इंटू 5 इंटू 2 था, इज़ ग्रेटर देन 20, एंड और क्या था हमारा 6 + 4, तो 6 + 4 इज़ इक्वल टू 6 के लिए 6 नहीं हुआ यहाँ पर, ये एक्सोर हो गया था, तो हम 6 करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर होगा 4 इज़ इक्वल टू 10। ये था हमारा क्वेश्चन, और यहाँ पे हम करते हैं इसको असाइन, ये हमारा हो गया असाइन। अब हम इसे करते हैं प्रिंट रिज़ल्ट को, देखते हैं रिज़ल्ट में हमारा क्या आता है। तो हम यहाँ पे करते हैं एम पर स्पेसिफायर लगाते हैं, और हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं रिज़ल्ट को। अब देखते हैं कि रिज़ल्ट में हमारा क्या आता है। इसे हम करते हैं सेव, और हम इसे करते हैं रन, देखते हैं क्या आता है भाई। तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, देखिए आंसर आया हमारा ज़ीरो, जो हमने सॉल्व किया था सेम आंसर वही आया है। यहाँ पर और अच्छा आएगा जब हम यहाँ पे लिख देंगे रिज़ल्ट, रिज़ल्ट भाई रिज़ल्ट इज़ असाइन इज़ दिस, इसे करते हैं सेव, और हम इसे करते हैं रन। तो अब आएगा हमारा रिज़ल्ट इक्वल टू ज़ीरो, रिज़ल्ट इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अब हमारा अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग तो और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखिए टाइप कास्टिंग क्या है, जब हम एक एक ही वैल्यू को जब हम इंटीजर से क्या करते हैं, फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं। फ्लोट आप समझ रहे हैं, डेसिमल वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग, मतलब कि डेसिमल वैल्यू हो बट बहुत बड़ी वैल्यू ना हो, छोटा डेसिमल वैल्यू, तो ये फ्लोट में आता है। और टाइप कास्टिंग क्या है, टाइप कास्टिंग मीन्स कन्वर्टिंग वन डाटा टाइप इनटू अनदर, मतलब कि एक डाटा टाइप से जब हम अनदर में जाते हैं तब। और ये इम्प्लिसिट क्या होता है, ये दो टाइप्स का होता है, एक इम्प्लिसिट एक एक्सप्लिसिट। और देखिए इम्प्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट जब वो खुद कंपाइलर कन्वर्ट करता है, मतलब हम उसमें जा करके छेड़छाड़ नहीं करते हैं, कंपाइलर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है उसे। ऑटोमेटिकली कैसे कन्वर्ट करता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर इंट ए इक्वल टू 10। अब ये इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर हैं, तो अगर हम इसको किसी और को असाइन कर दें, जैसे हम लिख दें यहाँ पर फ्लोट बी इक्वल टू ए, तो जो ए की वैल्यू थी वो बी में असाइन हो गई है यहाँ पे। तो जो अब बी है ये फ्लोट है, तो ये जो ए है अब ये भी क्या हो गया, फ्लोट वैल्यू हो गई यहाँ पे। तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दिया, इसका मतलब हमने इसका जो डेटा टाइप था वो चेंज कर दे, हम चेंज करके हमने क्या कर दिया, हमने फ्लोट कर दिया। इस तरीके से ये हमारा हुआ जो कंपाइलर ने किया। और हम क्या करते हैं, जो हम खुद करते हैं, तो क्या करते हैं, ए की वैल्यू अगर हुआ हमारा 5 और बी की वैल्यू हुआ हमारा 2, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे, डिवाइड किया 5/2। इस टाइप से हमारा आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर गया, हम यहाँ पर गए, और हमने यहाँ पर एक सेकंड थोड़ा सा इसको दूर करते हैं, 5/2, और हमने यहाँ पर गया, इसकी हमने डाटा टाइप चेंज कर दिया, फ्लोट कर दिया यहाँ से। और जब इसकी वैल्यू आएगी अब यहाँ पर 2.5 आएगी, और हम यहाँ पर रिजल्ट में ले जा करके इसे स्टोर कर लेंगे। रिजल्ट में ला करके हम यहाँ सी कर लेते हैं, और जो सी के अब डाटा टाइप रहेगा वो फ्लोट रहेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू अब क्या आएगी, 2.5 आएगी। तो हमने जा करके यहाँ पर डाटा टाइप को छेड़छाड़ किया है, तो ये हुआ हमारा एक्सप्लिसिट टाइप, क्योंकि हम प्रोग्रामर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डेंजर रहता है, क्योंकि हम खुद ही जा करके डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है, तो अब देखते हैं हमारा
इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट क्या है? डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर, ये कंपाइलर द्वारा चेंज हो जाता है आराम से। ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 10 है, तो हमने बताया कि ए की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया बी में, तो ये आसानी से हमारा हो जाता है। और ये जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किस प्रकार से देखिए, तो बाइट से हुआ शॉर्ट में, शॉर्ट से इंट में, इंट से लॉन्ग में, लॉन्ग से फ्लोट, फ्लोट से डबल, ऐसे धीरे धीरे होता जाता है। तो ये हमारा आराम से हो जाएगा। और अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हम एक्सप्लिसिट कैसे होता है। तो एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होती है? डन मैनुअली, अब हमको जा कर के यहाँ पे करना पड़ता है। देखिए फ्लोट रिजल्ट, जैसे हमने बताया नहीं कि यहाँ पर जो अभी इसका जो रिजल्ट आता वो 2 आता, बट अभी आएगा ये 2.5, क्योंकि हमने इसको फ्लोट कर दिया है। यहाँ पर भी वही है, प्रिंट होगा तो 2.5 आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए आउटपुट हमें दिखा रहा है कि 2.5 आएगा। और इनका अगर हम एवरेज लेंगे तो भी ये वैल्यू इंटीजर आती, लेकिन हमने इसको फ्लोट कर दिया है, तो थोड़ा सा ये डेंजर रहता है, बाकी प्रोग्रामर्स इसे खुद ही करते हैं। और अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट तो क्लियर हो गया है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन तो हो गया। अब हम चलते हैं प्रोग्राम पे। यहाँ पे अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आप रेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम करेंगे अब क्वेश्चन सॉल्यूशन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? राइट सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ फ्लोट वैल्यू इनटू इंटीजर वैल्यू टाइप कास्टिंग। अभी आपने देखा कि हमने कैसे एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर नहीं, हमने क्या देखा? हमने देखा इंटीजर को फ्लोट में। यहाँ पर हम क्या करेंगे? फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सिंपल सा बात है, हमने यहाँ पर प्रोग्राम लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेन। हम यहाँ पर इंट लगा देते हैं, और हम यहाँ पर करेंगे मेन। यहाँ पर लिखेंगे हम दो वैल्यू को क्या करेंगे? पहले हम लिख लेते हैं फ्लोट वैल्यू, क्योंकि हमको फ्लोट से इंट में लाना है। तो हम फ्लोट में लिखेंगे फ्लोट बी इक्वल टू लिखेंगे 2.5, और यहाँ पर हम लिख देंगे इंट इक्वल टू ए। ए क्या कर देंगे? हम यहाँ पर बी कर देंगे। अब क्या हुआ? बी की वैल्यू जो ये 0.5 है, ये गायब हो जाएगी, केवल केवल बचेगा 2। इसे हम कर देंगे प्रिंट, और हम यहाँ पे हो जाएगी इसकी टाइप कास्टिंग। यहाँ पे हम परसेंट लगाएंगे डी, क्योंकि अभी हम इंटीजर प्रिंट कर रहे हैं, तो हम लगाएंगे डी, इसे कर देंगे कॉमा, और यहाँ पे लगाएंगे हम ए। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओनली 2। ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा रन। इसे आप अपने से रन करके देखिएगा। बाकी हम कुछ अच्छे प्रोग्राम हो उनको रन करते हैं, इसे आप खुद से ही रन कर लीजिएगा, बाकी प्रोग्राम आसानी से ये रन हो जाएगा। हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्या है? राइट अ सी प्रोग्राम टू ओड टू ऐड एन इंटीजर एंड अ फ्लोट नंबर। एक हम इंटीजर को ऐड करेंगे, एक फ्लोट नंबर को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम अगले कुछ पेज पे चलते हैं, यहाँ पे समझेंगे। देखिए एक हमारा जो वैल्यू होगा 5 होगा, ये हमारा इंटीजर वैल्यू है। एक जो हमारा फ्लोट वैल्यू होगा, मान लेते हैं फ्लोट वैल्यू बी होगी, हमारा 5.5 होगा। अब इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे? तो देखिए इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली जो इंटीजर है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, ये आसानी से फ्लोट हो जाता है। जैसे अगर हम इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, तो हम एक ऐड नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए प्लस वी। तो जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10.5 आने वाली है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फ्लोट में, ऐसा। और तो चलिए अब हम इसको, ये तो हमारा होगा प्रॉब्लम का बेसिक लॉजिक। अब हम प्रोग्राम करते हैं कोड। तो प्रोग्राम चलते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे ही कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे हम प्रोग्राम कैसे करेंगे? इंट मेन, और यहाँ पे हम करते हैं प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लोट, फ्लोट बी इक्वल टू कर देते हैं 5.5, और यहाँ पर हम इंटीजर लिखते हैं इंट ए इक्वल टू 5। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर हम क्या लिख देंगे? हम फ्लोट वैल्यू में ही कन्वर्ट करेंगे, तो फ्लोट लिखेंगे हम फ्लोट ऐड। एक ऐड वेरिएबल है, यहाँ पर कर देंगे ए प्लस बी, और हम इसे कर देंगे प्रिंट फ्लोट को। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर हम करेंगे परसेंट एफ, और यहाँ पर हम कर देंगे प्रिंट हम ऐड को। तो हम कर देंगे यहाँ पर ऐड, और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न ज़ीरो, रिटर्न ज़ीरो। ये रहा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। और फ्लोट हम लिखते हैं बी, फ्लोट बी, और बी को हमने असाइन करना है 5.5, तो 5.5 कर देंगे इसको।
और हम एक इंट वेरिएबल लेंगे, तो इंट ए इक्वल, इसको देंगे हम 5, यहाँ पे करेंगे कॉमा, और सेमी कॉलन लगाइएगा ज़रूर, वरना एरर आ जाएगा, तो आप फिर लगाएंगे ही। फ्लोट, फ्लोट में हम लिखेंगे ऐड, ऐड को हम इन दोनों का प्लस करके उसको असाइन कर देंगे, तो लिखेंगे हम ए प्लस बी, ए प्लस बी। और इस तरीके से ये जो बी है ये ऑलरेडी 5.0 हो जाएगा। अगर 5.0 5.5 में ऐड होगा तो वो 10.5 ऑलरेडी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे प्रिंट, प्रिंट प्रिंटफ, प्रिंटफ। और हम जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम %f लिखेंगे, क्योंकि जो फ्लोट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है वो f ही होता है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे ऐड को, और हम इसे करते हैं सेव। देखिए एरर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो यहाँ पर 10.5 आया, मतलब ये पूरी मिला करके ये एक फ्लोट वैल्यू आई हुई है। तो अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे आप एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू को ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, देखते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट अ प्रोग्राम टू टेक एन स्काई वैल्यू, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास 128 माने 128 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, इनसे एसोसिएटेड हमारा 0 to 127, ये इतने हमारे स्काई वैल्यू हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कैपिटल ए है जो हमारा, कैपिटल ए टू हमारा कैपिटल जेड है, इसकी जो स्काई वैल्यू होती है 65 to 90 बिलोंग करती है। और जो हमारा स्मॉल ए होता है और स्मॉल जेड, इसकी जो वैल्यू होती है 97 से 122 होती है, और इतनी वैल्यू होती है इसकी, ये स्काई वैल्यू होती है। तो ये बोल रहा है कि स्काई वैल्यू को आप एंटर करें तो हमारा ए वैल्यू आ जाए फिर बी आ जाए, तो इससे एसोसिएटेड। तो देखिए क्या है स्काई वैल्यू, तो टेक स्काई वैल्यू एंड प्रिंट द कोरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर इंटर क्या करेंगे, सभी स्काई वैल्यू इंटर करेंगे और हमें उनसे रिलेटेड कैरेक्टर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम हमारा क्या रहेगा, देखिए कंसेप्ट पहले समझते हैं, कंसेप्ट क्या होता है। देखिए अ, ये सभी क्या एंटर करेंगे, इंटीजर एंटर करेंगे, तो हम एंटर क्या लेंगे, स्काई वैल्यू, तो वो %d से आएगा। ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर स्काई वैल्यू आएगा, तो स्काई वैल्यू के लिए हम मान लेते हैं कि एक वेरिएबल ले लेंगे स्काई से। ये हमारा स्काई वैल्यू हो गया। तो स्काई वैल्यू लिए हमने किस में लिया, हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा इंटीजर का। और जब हम रिटर्न करेंगे तो %c लगा करके, मतलब कैरेक्टर लगा करके। तो जब हम कैरेक्टर लगा करके किसी वैल्यू को जब रिटर्न करते हैं तो उसकी वैल्यू न जा करके उससे रिलेटेड कैरेक्टर चला जाता है, तो हम इसी को ही रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इसी को ही रिटर्न कर देंगे तो यहाँ पर हमने %c लगाने की वजह से ये क्या चला जाएगा, यहाँ पर इससे रिलेटेड वैल्यू चली जाएगी। अगर मान लेते हैं किसी ने हमें स्काई वैल्यू 65 किया हुआ है, तो हम डायरेक्टली 65 ही रिटर्न कर दें, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दे %c, तो ऑलरेडी जो रिटर्न होकर के वैल्यू जाएगी वो ए जाएगी। अब ये देखते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इंट मेन डिक्लेयर पहले करनी है, क्योंकि उसका डेटा टाइप हमको तो पता ही नहीं है। पहले हम डेटा टाइप इसको डिफाइन करेंगे कि क्या है, क्या यूज़। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंट स्काई वैल्यू, तो है यहाँ पर, तो स्काई लिख देंगे, यहाँ पे स्काई लिख दें, चाहे तो ASC लिख दें। क्या प्रिंट कर रहे हैं, देखिए एंटर योर स्काई वैल्यू, तो इंटर वैल्यू, इंटर स्काई वैल्यू। तो अब हम यहाँ पर स्कैन करेंगे उसे, तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम स्कैन एफ। स्कैन एफ क्या करेंगे यहाँ पर, परसेंट परसेंट डी, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे M%। M% लगाना ज़रूरी है, आप जानते हैं क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी एड्रेस ऑफ, इसका एड्रेस का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पर इसी सेम वैल्यू को हम रिटर्न भी करेंगे। देखिए हम यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे, प्रिंट एफ, और हम यहाँ पर बस केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर देंगे, %c लगा देंगे। और जैसे %c लगाया हमने, यहाँ पर सिमिलर वही वैल्यू रिटर्न करेंगे ASC। और जब हम यहाँ पर %c लगा दिए हैं तो इससे रिलेटेड जो हमारा स्काई वैल्यू है, स्काई वैल्यू से रिलेटेड इस टाइम पे वो हमारा कैरेक्टर ही जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे 0 को, और यहाँ पर हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा प्रोग्राम है और ये रहा हमारा कंसेप्ट।
तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं, कोड करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और हम यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करते हैं, वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे ASC से, और इसे हम कर देंगे सेमीकोलन, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे एंटर योर स्काई वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे डबल कोट्स में क्योंकि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम ऐसे ही करते हैं, एंटर ASC डबल स्काई वैल्यू। इसे यूज़र को पहले हम इन्फॉर्म कर देंगे कि आप क्या एंटर करने वाले हैं। इसके एनएफ में हम लेंगे हम इसमें, इसे हम कैसे लेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें %d करेंगे। %d क्यों? क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं उससे, हम फ्लोट वैल्यू लेते तो हम उसका यूज़ कर सकते थे। और हम यहाँ पर लगाएंगे M%। M% आपको पता है क्यों लगता है, क्योंकि हम इसका एड्रेस का यूज़ कर रहे हैं। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो जाए। और अब देखिए, हम सेम इसी वैल्यू को ही हम रिटर्न करेंगे, लेकिन हम फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर देंगे बस। printf, इस समय हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम %c लगा देंगे। अब देखते हैं हम इसका क्या आउटपुट आता है। करते हैं इसे सेव, और इसे हम करते हैं रन। कोड को किया हमने रन, और अब देखिए एंटर योर स्काई वैल्यू। तो स्काई वैल्यू को के रूप में हम पहले करते हैं 65, रिटर्न हमने एंटर किया, आ गया हमारा कैपिटल ए। देखा आपने? फिर से हम इसे अगेन रन करते हैं, इस बार हम करते हैं 97, फिर देखते हैं क्या आता है। और इस बार हमने किया 97, तो 97 में हमारा स्मॉल ए आना चाहिए, तो हमने किया एंटर, स्मॉल ए आ गया। प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन हो रहा है, जबकि लॉजिक हमारा काफ़ी सिंपल है। जो हमने वैल्यू लिया वही रिटर्न कर दिया, बस हमने चेंज क्या किया, फॉर्मेट स्पेसिफायर बस हमने चेंज किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रोग्राम पे। तो देखिए हमारा अगला प्रॉब्लम क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम इनपुट अ कैरेक्टर। अब हमको क्या करना है, इसी का रिवर्स करना है, कि अब हमको कैरेक्टर लेना है और उससे रिलेटेड हमें स्काई वैल्यू प्रिंट करनी है। देखिए अब कैरेक्टर एंटर होगा और उससे रिलेटेड हमें स्काई वैल्यू मिलेगा। सेम पिछले वाला ही प्रॉब्लम है, सेम वही है। इस समय जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लेंगे, तो जब हम इनपुट करेंगे तो इनपुट हम लेंगे %c में, और जब हम आउटपुट करेंगे तो हम करेंगे %d में। तो जैसे हमने %c में लिया, तो इसका मतलब जब हम इनपुट कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर जब हम इनपुट ले रहे हैं तो %c में ले रहे हैं, यानी कि हमको कैरेक्टर लेना है, कैरेक्टर स्ट्रिंग लेना है। तो जो हमारा कैरेक्टर है वो हमारा आएगा %c में, और जो हम रिटर्न करेंगे उसे तो %d में। %d में मतलब जब हमने रिटर्न किया तो एक इंटीजर वैल्यू में, तो इससे रिलेटेड जो इंटीजर वैल्यू रहेगी वो हमारा रिटर्न होगा। चलिए इसे आप लॉजिक समझ चुके हैं, तो चलिए इसे हम कोड हम VS कोड में ही कर देते हैं। तो चलिए हम देखते हैं VS कोड में। इसमें से काफ़ी सिंपल है कि हमने जो यहाँ पर इंट लिया हुआ है, अब हम यहाँ पर लेंगे कैर, क्योंकि हमको यहाँ पर कैरेक्टर लेना है। तो अब हमने लिया यहाँ पे कैर, और यहाँ पर अब हम जो स्कैन करेंगे उसे हम %c में करेंगे, और अगर हम रिटर्न करेंगे तो %d में करेंगे। बस इतना ही चेंज करना था। देखिए हमने जो स्टार्टिंग में जो हम लेंगे अब वो कैरेक्टर लेंगे, इसलिए यहाँ पर हम डेटा टाइप इसका चेंज कर दिए हैं कैरेक्टर। और यहाँ पे जो है इसका जो रिटर्न करने का जो टाइप है वो हमारा इंटीजर है, इसलिए हम यहाँ पर इसको %d कर दिए हैं। बस इसको करते हैं सेव, और करते हैं हम इसे रन, और हमने किया इसको रन। और यहाँ पर ये रन हो रहा है, एंटर योर कैरेक्टर। तो हम पहले स्मॉल ए एंटर करते हैं, स्मॉल ए पे हमारा 97 आ गया। और हम इसे अब फिर से दोबारा रन करते हैं, इस बार हम कैपिटल ए प्रिंट कराना चाहेंगे, तो हम 65 एंटर करेंगे, एंटर किया, अब हमारा आ गया 65। आपको दोनों तरीके से समझ में आएगा कन्वर्जन, कि कैसे हमारा 65 एंटर करने पर हमारा कैप से कैपिटल ए आ गया था, और यहाँ पर हमने कैपिटल ए एंटर किया तो 65 आ गया। इसका मतलब स्काई वैल्यू इससे रिलेटेड होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा, राइट अ सी प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन, नो वेरिएबल। देखिए हमें थर्ड वेरिएबल नहीं यूज़ करना है। थर्ड वेरिएबल में कैसे हम कर सकते थे उसे हम बाद में डिस्कशन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। अब हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन से कैसे स्वैप करते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। देखिए स्वैप का मतलब होता है कि ए की वैल्यू 5 हो और बी की वैल्यू अगर 3 हो, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, आगे जब हमारा ये आउटपुट निकले आफ्टर प्रोसेसिंग, तो जो हमारा आउटपुट आना चाहिए यहाँ पर ए की वैल्यू 3 हो जाए और बी की वैल्यू 5 हो जाए। ये क्या हुआ, दोनों वैल्यू आपस में स्वैप हो गई।
तो अभी हमको यहाँ पर स्वैप करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन से। तो यहाँ पर हम लॉजिक क्या लगाएंगे? तो देखिए लॉजिक क्या होगा हमारा, सबसे पहले इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। जैसे ए की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। तो जब हमने ए और बी को ऐड कर दिया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितने आ गए, 8 आ गया। तो हम एक बार हम बी को असाइन करेंगे ए माइनस बी। देखिए इस समय क्या होगा, ए की वैल्यू हमारा इस टाइम पे जो करंट टाइम पे, क्योंकि करंट टाइम पे जो वैल्यू होल्ड करती है वही आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता जाता है। तो ए की वैल्यू है इस समय पर 8 और जो बी की वैल्यू है वो करंट टाइम पर क्या थी, 3 थी। तो जब हम 8 माइनस 3 करेंगे तो जो इस समय पर हमें बी की वैल्यू आएगी वो 5 हो जाएगी। तो जो करंट टाइम पर हमारा बी की वैल्यू है वो 5 हो गई है। अभी आपको समझ में आ गया? देखिए जो बी की वैल्यू है इस टाइम पर हमारा क्या हो गया, 5। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तो ये लाइन आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। फिर से हम यही लाइन लिखेंगे, ए की वैल्यू को क्या करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। इस टाइम पर देखिए क्या हुआ, ए माइनस बी करने पर क्या हुआ, जैसे हमने ए माइनस बी किया तो करंट टाइम पर हमारे ए की वैल्यू क्या है, 8 है, आपको ये पता है। तो हमने यहाँ पर 8 किया, 8 माइनस बी की वैल्यू कितनी है अभी करंट टाइम पर, करंट टाइम पर हमारा है 5। जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया ए की वैल्यू निकल कर कितनी आई, ए की वैल्यू निकल कर आ गई 3। तो देखिए आफ्टर प्रोसेस क्या हुआ, बी की वैल्यू हो गई 5 और ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। तो हो गया ना दोनों के दोनों आउटपुट हमारे मैच। तो चलिए अब हम इसे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं तो और भी ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए हमने इंट किया मेन, इंट मेन लिखा और प्रोग्राम हम यहाँ पर लिखते हैं। तो हम यहाँ पर 3 वेरिएबल डिसाइड करते हैं और हम यहाँ लिखते हैं इंट ए। वैसे हम इंटीजर चाहे तो इनपुट ले ले, चाहे तो आउट यहीं से कर सकते हैं। चलिए हम इनपुट ले लेते हैं और इसे हम कर लेते हैं ए और बी, इसे हम करते हैं और इसका हम स्कैन कर लेते हैं। यहीं पे हम एंटर कर दे, प्रिंट कर सकते हैं कि आप दो इंटीजर्स को करिए, बाकी हम यहीं पर ले लेते हैं। और दोनों के दोनों वैल्यू को हम लेते हैं %d और फिर %d। और यहाँ पर हम लेते हैं, स्कैन कर रहे हैं तो %a एम %b। अब देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्वैप कर रहे हैं तो स्वैप करने के लिए हम लिखेंगे ए प्लस बी। यहाँ पर हुआ ये, तो लाइन आपको समझ में आ गई कि दोनों को हमने ऐड किया। फिर उसके बाद क्या किया, बी को हमने असाइन कर दिया ए माइनस बी, ए माइनस बी को असाइन कर दिया। फिर ए को ही हमने असाइन किया ए माइनस बी। आपको पीछे ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि हमने ए माइनस बी 2 बार क्यों लिखे हैं। देखिए पीछे हमने यहाँ पर भी ए माइनस बी ही लिखा है, यहाँ पर भी हम ए माइनस बी ही लिखे हैं। क्योंकि ए माइनस बी हमने इसलिए लिखा क्योंकि बी की वैल्यू करंट टाइम पर ये चेंज हो गई है। करंट टाइम पर ये 5 हो गई है, तो ये करंट टाइम पर ए की वैल्यू जो थी वो हो गई है। जैसे दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद बी की वैल्यू जब हमने माइनस कर दिया तो बचा क्या, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू इसको असाइन हो गई। अब हमने ए की जो कंप्लीट वैल्यू थी उसमें से हमने ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को माइनस कर दिया तो बचा क्या, अब ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू इसमें असाइन हो गई। इस तरीके से दोनों आपस में स्वैप हो गए। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए अभी ये लाइन आपको समझ में आ गई क्योंकि देखिए हमने जो यहाँ पर जो ए आया हुआ है ये कंप्लीट वैल्यू है इन दोनों का सम। अगर इन दोनों के सम में से हम अगर हम बी को माइनस कर दिए तो बचा क्या, ओनली ए, ओनली ए। और ए की वैल्यू को ही तो हमको बी को असाइन करना था। अगर ए की वैल्यू हमने बी को असाइन कर दिया तो हो गया स्वैप। और यहाँ पर हमको बी की वैल्यू, जो ए की वैल्यू है उसको, उसे हमें बी की वैल्यू मिलनी चाहिए थी। तो हमने क्या किया, कंप्लीट वैल्यू में से, क्योंकि ए की वैल्यू तो कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ पर हमने ए और बी के दोनों को असाइन करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो हमारा कंप्लीट वैल्यू है उसमें से हमने ए की वैल्यू को माइनस किया है, क्योंकि अभी तो हमारा बी है जो ए हो चुका है ना। तो यहाँ पर ए की वैल्यू को ही तो माइनस कर रहे हैं। अगर ए की वैल्यू को माइनस किया तो यहाँ पर हमारा ओनली बी हो गया। अगर ओनली बी हो गया तो इसका मतलब हमने बी में ए को असाइन कर दिया। इस तरीके से दोनों आपस में स्वैप हो गए। यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे %d एंड %d। यहाँ पर हम दोनों को प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट करने के लिए हम लिख देंगे ए कॉमा बी। जैसे हमने यहाँ पर जो 3 कॉमा अगर 5 आया होगा, यहाँ 5 कॉमा यहाँ से 3 रिटर्न होगा। यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न 0 और हम इसे कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है। चलिए हम इसे अपने वीएस कोड में एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं इंट ए और कॉमा
बी। हमने यहाँ पर इसे इनिशियलाइज डिक्लेयर किया और हम यहाँ करते हैं प्रिंट एफ। चाहे तो हम प्रिंट एफ कर दें एंटर टू नंबर्स, चाहे तो ना करें, बट कर देते हैं, इससे हमारी क्लैरिटी बनी रहेगी। तो एंटर टू नंबर, और अब हम यहाँ पे दोनों को एंटर करेंगे तो स्कैन एफ लिखेंगे, स्कैन एफ। यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर वही लगाएंगे इंटीजर का, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू को ही स्वैप कर रहे हैं, फ्लोट वैल्यू को नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे m%d, फिर से लिखेंगे m%b। दोनों को हमने स्टोर किया और दोनों को हमने लॉजिक लिखना है। तो लॉजिक हम क्या लगाएंगे, दोनों में पहले हम ए में असाइन कर देंगे, तो ये लिखेंगे a+b। तो a+b में हमने ए की वैल्यू को, ए में हमने a+b की वैल्यू को असाइन कर दिया है। और फिर से हम यहाँ करेंगे ए असाइनमेंट, a-b करेंगे यहाँ पे हम, a-b। और फिर से यही सेम लॉजिक लिखेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे असाइन b में। पहले यहाँ पर हमारा b था, इसलिए हम यहाँ पर b लिखते हैं। और यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे a असाइनमेंट a-b, a-b। और हमने इसे भी प्रिंट कर देना है a और b को। यहाँ पर हम करते हैं प्रिंट, प्रिंट f। यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर हम फिर से लगाएंगे %d, %d, दोनों का ही %d होने वाला है। तो %d ओ हो नो नो, यहाँ हम %b लिख दिया, %d होना चाहिए, यहाँ पर भी होगा %d। और यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर दोनों को हम प्रिंट करेंगे तो a, b जैसे जिस ऑर्डर में आए थे उसी ऑर्डर में हम प्रिंट करेंगे, ताकि हमको पता चल जाए कि हमारा जो रिवर ऑर्डर है वो रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। एरर क्यों आ रहा है भाई? हम यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना भूल गए हैं, इसलिए एरर आ रहा है। इसे हम करते हैं सेव और हम इसे करते हैं रन। तो एंटर टू नंबर्स, टू नंबर हम तो 1 2 कर देते हैं, चाहे तो 4 5 कर देता हूँ। 4 को एंटर किया और फिर 5 को एंटर किया, तो हमारे 4, 5 आ गया, मतलब 5 पहले आ गया, 4 बाद में आ गया। इस टाइप से ये दोनों नंबर आपस में स्वैप हो गए। अभी ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम क्या है हमारा भाई? ये है राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ द थ्री नंबर्स यूजिंग फ्लोट टाइप। देखिए, जो हमारा एवरेज नंबर लेना था थ्री टाइप्स का, तो हमने एवरेज तो अब हमने टू नंबर्स का देख लिया पीछे अभी एक लेक्चर्स में। तो इसे आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, जो थ्री नंबर्स का आपको एवरेज ही तो लेना है, यहाँ पर फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है, बस उसका टाइप कास्टिंग करनी है। तो आप a+b+c लेंगे, उससे 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर आपको बोल देगा कि एक्सप्लिसिट करना है तो यहाँ पे आप फ्लोट लिख देंगे एक्सप्लिसिट में। अगर इम्प्लिसिट बोलेगा तो इसके आप आगे लगा दीजिएगा फ्लोट, ये आपस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे आप स्टोर कर देंगे डी में। यही कंसेप्ट आपको यूज़ करना है, बाकी ये प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा आसानी से। इसे आप घर पे ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या है, राइट अ सी प्रोग्राम टू कन्वर्ट फॉरेन हाइट टू सेल्सियस। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन हाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला क्या होता है। तो ये फार्मूला होता है डिग्री सेल्सियस का, होता है जो होता है F-23 32, और होता है 5/9। ये हमारा होता है फार्मूला, होता है इसका डिग्री सेल्सियस बिटवीन फ़ारेनहाइट। ये हमारा होता है फ़ारेनहाइट का, ये होता है हमारा डिग्री सेल्सियस का। तो इसमें क्या इनपुट देगा हमें, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब हमें इसे स्कैनफ से प्राप्त होगा, इसे हमें स्कैनफ करना है। और जो इस टेम्परेचर को हमें रिटर्न करना है। तो हम टेम्परेचर को रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो कोई बात नहीं है, हम इसको भी फ्लोट में ले लेंगे, इसको भी फ्लोट में ले लेंगे। अगर हमें ज़्यादा दिक्कत हुआ तो इन दोनों को भी बीच में हम फ्लोट लगा देंगे, आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। बाकी लॉजिक तो यही था कि आपको फार्मूला याद रहना चाहिए इसका, बस। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं मेन इंट मेन। हम हर बार इसे लिखने वाले हैं। और और अधिक बड़े प्रोग्राम आएंगे जब हम फंक्शन पढ़ रहे होंगे, पॉइंटर्स पढ़ रहे होंगे, स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे, तो और थोड़े थोड़े बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे। अभी तो ये छोटे प्रोग्राम हैं, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करते चलिए, बाकी आगे सब हो जाएंगे। क्योंकि अगर ये हो जा रहा है तो आगे भी हो जाएगा। यहाँ हमें फ्लोट लेना है, तो यहाँ पर हम लेंगे फ्लोट एफ। ये हमारा हो गया फ़ारेनहाइट, इसे हम स्कैन करेंगे, तो हम इसे साथ में हम सी भी ले ही लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम करते हैं स्कैन करते हैं। अगर हमें प्रिंट करना हुआ तो हम प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट एफ। हम यहाँ पे करते हैं एंटर।
ये थोड़ा सा वर्ड मीनिंग में कन्फ्यूज़न होता है, हमें समझ नहीं आता कब क्या होगा। चलिए हम इसे स्कैन करते हैं। स्कैन में हम क्या करेंगे, स्कैन में हम लगाएंगे %f और लेंगे हम वैल्यू को f को, यहाँ पर हम कर देंगे m%f और इसे हम कर देंगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट c। तो c पता है कि आपका फ्लोट नंबर है और यहाँ पर हम लिखेंगे f-32। यहाँ पर वैसे ही सेम फार्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हम फ्लोट लिखेंगे फ्लोट और यहाँ पे लिखेंगे 5/9। क्योंकि फ्लोट नहीं लिखेंगे तो इसका इसका वैल्यू तो हमें दिक्कत करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें इंटीजर में आ जाएगी, क्योंकि इंटीजर में ये इंटीजर में ना आए इसके लिए हमें यहाँ पर फ्लोट लगाना पड़ेगा और हम इसे प्रिंट कर देंगे फिर हम सी को। तो प्रिंट एफ हम कर देंगे %f और हम कर देंगे %f में सी को यहाँ पे हम कर देंगे रिटर्न। सी क्या है हमारा, डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर कर देंगे रिटर्न 0 और हम कर देंगे इसे ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा है कंप्लीट प्रोग्राम और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। तो चलिए इस प्रोग्राम को भी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद कितने अभी और बचे हुए हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक एंड होने वाला है। तो चलिए हम करते हैं इसे कोड और इसे हमने किया पूरी तरीके से पूरा डिलीट और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट वैल्यू, तो लिखेंगे हम फ्लोट लिखेंगे हम f, c और इसे हम करेंगे लगाएंगे और फिर हम यहाँ करेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट लिखेंगे चाहे तो एंटर योर डाटा, इस तो कोई दिक्कत नहीं है, एंटर योर डाटा और हम यहाँ पे करेंगे सेमीकोलन लगाएंगे फिर एंटर योर डाटा में क्या हुआ भाई, अच्छा ओके, ये स्ट्रिंग है तो इसे डबल कोट्स में लिखना ज़रूरी होता है, नहीं तो एरर आता है। यहाँ पर करेंगे हम स्कैन एफ फिर से हम लगाएंगे m%। हाँ फॉर्मेट स्पेसिफायर इसमें क्या लगाएंगे, तो %f लगाएंगे क्योंकि हमें फ्लोट वैल्यू लेनी है, तो हम %f लगाएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि हमें फ्लोट वैल्यू ही लेनी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे m%f और देखिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट वही फार्मूला लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ले लेगा आसानी से। हम ब्रैकेट का यूज़ करते चलेंगे f-32 और यहाँ कर देंगे हम फ्लोट, यहाँ पे हम ब्रैकेट ज़रूर लगाएंगे अदरवाइज़ ये एरर आएगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे फ्लोट 5/9। ओ हो ये एरर क्यों आ रहा है भाई, चलिए लगा करके देखते हैं 5/9 फिर भी एरर आएगा क्या। ये एरर क्यों दे रहा है भाई, 5/9 हमने तो सही लिखा है, यहाँ पर फ्लोट भी सही है, तो इस वैल्यू को हमने क्यों एरर आ रहा है। ओके, ये हमारा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का नहीं लगाया है और फिर भी एरर आ रहा है, तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई का हम यहाँ पर लगा देते हैं और यहाँ पे इसे करते हैं हम डिलीट। अब देखिए हमारा सही आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई का यहाँ पर जो साइन है उसे लगाना भूल गए थे, अब ये सही आने लगा है। तो यहाँ पर हम इसे कर देंगे प्रिंट, तो लिखेंगे हम प्रिंट एफ और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे %d।
परसेंट डी नहीं बल्कि परसेंट एफ लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, इसे हम कर देंगे सी को रिटर्न, और ये हमारा प्रोग्राम हो जाएगा कंप्लीट। अब हम इसे करते हैं थोड़ा सा कोड को साइज में ला लेते हैं, और हम इसे करते हैं अब रन। तो देखिए प्रोग्राम हमारा रन अच्छे से कब होगा, अगर हम f की वैल्यू 0 लिखें तो क्या होना चाहिए, -32 आना चाहिए, नहीं। और चलिए हम ऐसे डाटा डाल करके चेक करते हैं क्या आता है। जैसे हमने डाला 0, तो क्या आएगा, -17 डिग्री सेल्सियस, 0 फ़ारेनहाइट पर -70 डिग्री सेल्सियस। क्या ये सही डाटा है? हम गूगल से चेक कर लेते हैं। तो ये करेक्ट डाटा है। 0 फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो इसमें आप देख सकते हैं -17.7 है, तो 779 है, तो ठीक है, ये इतना डिग्री ही होता है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम अच्छे से ही ये रन हुआ है, तभी ये करेक्ट वैल्यू आई है। अदरवाइज़ ये करेक्ट वैल्यू नहीं आती अगर ये प्रोग्राम हमारा अच्छे से रन नहीं हुआ होता तो चलिए आज का टास्क हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरीके से चैनल पर बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सपोर्ट भी करिए। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।